हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली के बारे में, जो न केवल हमारे संविधान का हिस्सा है बल्कि यह ग्रामीण स्तर पर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके द्वारा लागू किए गए कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ढांचा है। अगर आप छत्तीसगढ़ में होने वाली ADEO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज प्रणाली से जुड़े सवाल इस परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसके सिलेबस में भी ये होता है। तो आइए इसके बारे में एक डिटेल वीडियो पे जानते हैं। पंचायती राज के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में मदद करेगी वो सभी हमने इस वीडियो में कवर की है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस ADEO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में हम सहायक विस्तार अधिकारी कहते सहायक विकास विस्तार अधिकारी भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पंचायती राज का परिचय। तो अगर पंचायती राज को हम एक एक लाइन में कहें तो ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाएं बनाते हैं जो ग्रामीण स्तर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मतलब केंद्र सरकार जितने भी नागरिकों के लिए योजनाएं बनाती है वो गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके। यही काम करता है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज का सिस्टम इसीलिए बनाया गया है। पंचायती राज एक ग्रामीण प्रशासनिक प्रणाली है। मतलब इस प्रणाली में गांव के ही व्यक्ति प्रशासन से जुड़े हुए होते हैं, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करना और गांव तक सरकार की योजनाओं और नीतियों को पहुंचाना है, जिससे गांव के नागरिकों का भला हो सके। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत समितियों और जिला पंचायत के माध्यम से काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और समाज की भलाई के लिए काम करना होता है। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज का परिचय ये है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के उद्देश्य क्या क्या है। तो इनके पहला उद्देश्य है इनका स्थानीय स्वशासन। इस स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब ये है कि गांव के नागरिकों के समस्याओं को गांव के स्तर पर ही सुलझाना। ये होता है स्थानीय स्वशासन के फायदे। स्थानीय स्वशासन में होता क्या है, पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने का अधिकार देना है। दूसरा है ग्रामीण विकास। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तो पहला है हमारे स्थानीय स्वशासन, दूसरा ग्रामीण विकास और तीसरा है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। पंचायती राज स्थानीय लोगों को सशक्त बनाता है और उन्हें सरकारी निर्णयों में शामिल करता है। अब है पंचायती राज की संरचना। इसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो दोस्तों, पंचायती राज का जो ढांचा है उन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। जो सबसे पहला होता है वो है ग्राम पंचायत। इसके ऊपर होता है जनपद पंचायत और जनपद पंचायत के ऊपर होता है जिला पंचायत। एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। ग्राम पंचायत जो है यह सबसे निचला स्तर है और गांव स्तर पर कार्य करता है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर ही कार्य करता है। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। इसका कार्य स्थानीय विकास योजनाओं को लागू कराना, पंचायत के सदस्यों की बैठक करना,
और गांव की समस्याओं का समाधान करना होता है। दूसरा है पंचायत समिति। यह ब्लॉक स्तर पर काम करती है, जिसे हम जनपद पंचायत कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जनपद पंचायत जो है ग्राम पंचायत के ऊपर होता है। अब इसके बाद है जनपद पंचायत के और कार्य। जनपद समिति का कार्य विभिन्न ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन देना होता है और क्षेत्र के विकास के योजनाओं को पूरी तरीका से लागू करने में ग्राम पंचायत सहायता करना होता है। तीसरा है जिला पंचायत। यह जनपद पंचायत के ऊपर आता है। यह सबसे ऊंचा स्तर है और जिले के विकास का जिम्मा उठाता है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें ये अध्यक्ष, यहाँ के जिला पंचायत का जो कार्य होता है वो सब कार्य जिला पंचायत के अध्यक्ष के देखरेख में होता है। इसका कार्य जिले के प्रशासन को संचालित करना और स्थानीय योजनाओं का समन्वय करना होता है। अब हम देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं का संविधान में क्या स्थान है। इसका मतलब ये है कि इस पंचायती राज सिस्टम जो है इसका संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो सन 1992 से पहले भारतीय संविधान में पंचायती राज सिस्टम का कोई एक्ट बना हुआ नहीं था। सन 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया। इसका मतलब ये है कि इस संविधान का संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही ये 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि संविधान में कौन सा एक्ट है जो पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाता है। कौन सा अमेंडमेंट है जो इसे संवैधानिक दर्जा दिलाता है। दूसरा है राज्य सरकारों की भूमिका। इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका होती है। पहला है राज्यों को अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों को निर्धारित करने का अधिकार है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो सरकार होती है वो पंचायती राज संस्थाओं को उसका गठन करती है और उसके कार्यों को निर्धारित भी करती है। दूसरा है प्रत्येक राज्य में पंचायती राज को लागू करने के लिए अपनी विधायिका से कानून बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जो विधायक है वो सभी मिलकर विधानसभा में इसके लिए कानून बना सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज की प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं। पंचायती राज की प्रमुख योजनाएं। पहला इसका योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिन्हें हम साधारण नाम में मनरेगा के नाम से जानते हैं। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। पंचायती राज से संबंधित योजनाओं में ये प्रश्न आ सकता है, तो आप याद रखिएगा इसे। इसके तहत गांव में काम मिलने की गारंटी दी जाती है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हर गरीब परिवार को छत देने या उसका पक्का मकान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन। इस स्वच्छ भारत मिशन को सन 2014 से ही चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश को और शहरों को, गांवों को, पूरे देश को स्वच्छ बनाना है
तथा इससे रोजगार का सृजन करना भी इसका एक उद्देश्य है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भारत को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाया जा सके। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका इंग्लिश में इसे कहते हैं NRHM, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आपने अपने गांव में अक्सर देखा होगा कि स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ होता है, जिसका नाम अभी आयुष्मान भवन हो चुका है, या कोई दूसरा नाम भी हो सकता है आपके यहाँ, लेकिन हम इसे सामान्यतः स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में होता है। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज में महिलाओं को क्या मिला है। पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, क्या उन्हें प्रतिनिधित्व मिला भी है कि नहीं। तो महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, उनमें पहला है 33% आरक्षण। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, ताकि वे भी राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ा सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, तथा महिला होने के नाते महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके। उदाहरण के लिए, जैसे यदि किसी जिले में यदि वार्डों के जो पार्षद होते हैं और जो जिला अध्यक्ष होते हैं, उन सबको मिलाकर मान लिया जाए कि टोटल 100 पद है, तो उनमें से 33 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ये पद सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा। अगला है महिलाओं का सशक्तिकरण। इसमें क्या होता है, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने का उद्देश्य उन्हें समाज में सशक्त बनाना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना होता है। अब देखते हैं पंचायती राज से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहला है रिपोर्टिंग और वित्तीय नीतियाँ। पंचायती राज संस्थाएं अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे ग्रामीण स्तर की हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत, ये प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा कराए गए कार्य या जिस चीज़ की आवश्यकता है उन सब का एक रिपोर्ट बनाती है और इन्हें सरकार को प्रस्तुत करती है, और इनकी वित्तीय स्थिति राज्य सरकार के तहत नियंत्रित होती है। इनके लिए जो वित्तीय या फिर जो फंड होता है, इसे सरकार देखती है और वही नियंत्रित करती है। अगला है लोकसभा चुनाव में पंचायती राज का असर। अब लोकसभा चुनाव में पंचायती राज का क्या असर होता है, तो आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट इसका चुनाव लड़ते हैं, उनका डायरेक्ट प्रभाव गांव के व्यक्तियों के साथ कम ही होता है, क्योंकि सांसद का जब चुनाव होता है तो एक बड़े क्षेत्र में उन्हें घूम कर प्रचार करना होता है और एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना होता है। तो प्रत्येक गांव के व्यक्तियों के साथ उनका डायरेक्ट संबंध नहीं हो पाता, तो वो गांव के जो ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा गांव के नागरिकों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। पंचायती राज के नेताओं का लोकसभा चुनाव में भी प्रभाव होता है, क्योंकि वे गांव के स्तर पर लोगों के साथ सीधे जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार भी इसका असर देखा जा सकता है। तो पंचायती राज प्रणाली भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
और यह गाँव में सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए ग्रामीण विकास की गति को मदद करता है। पंचायती राज के माध्यम से हर नागरिक को उनकी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा लेक्चर वीडियो जिसमें हमने आपको पंचायती राज से संबंधित कुछ जानकारी दी है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार को साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में जिसमें हम पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इस पर संबंधित एक और डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।